हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल डी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग सामान्य अध्ययन के एक नए सेगमेंट पर्यावरण एवं सतत विकास की एक नई श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन में पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित सभी चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर्यावरण एवं सतत विकास, पहला जो चैप्टर इसमें है पर्यावरण का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें नोट्स हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला देखिए, पहला सवाल है पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है देखिए, भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। भूमि जल वायु पौधों, इन सब की क्या है, प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व है। ठीक है, सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ जो भी चीज आवरण होता है वही क्या है, पर्यावरण है। ये भी बात सही है। भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। देखिए, पर्यावरण में भौतिक घटक भी होते हैं, जैविक घटक भी होते हैं और सांस्कृतिक घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही है। इस तरीके से ABC तीनों सही हो गया, तो हम डी लगाएंगे। तो सभी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जलवायु पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर का है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक एवं जैविक संगठन आपस में अंतर क्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। दूसरा सवाल है देखिए, पर्यावरण किससे बनता है। जैविक घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से भी बनता है, यानी कि अजैविक घटकों से भी। तो ठीक है, अजैविक घटकों तीनों से ABC हो गया, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया सही। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक अजैविक भौतिक एवं भूआकृतिक घटक शामिल होते हैं, अतः विकल्प डी अभी उत्तर होगा। तीसरा देखिए, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, देखिए पर्यावरण के घटक तीन होते हैं, भौतिक घटक जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। इस तरीके से भौतिक पर्यावरण हो गया, जैविक पर्यावरण हो गया, सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया। परिचालन पर्यावरण का कोई अंग या घटक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यही पूछा है कौन सा अंश नहीं है पर्यावरण का। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कल्चरल इन्वायरमेंट, जैविक पर्यावरण बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां यथा धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि व्यवहार, प्रतिमान आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। तथा जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु, मानव सहित एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। चलिए दूसरे चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, धारणी विकास या सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हम लोग आ गए हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें नोट्स पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीधे चलते हैं। धारणी विकास क्या है। विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता क्या है कि जो वर्तमान में आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो की जाए, लेकिन भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं
उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे, ताकि जो आगामी पीढ़ियां हैं वे उनका उपयोग कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से दोहन कर लिया जाए कि भविष्य के लिए कोई प्राकृतिक संसाधन बचे ही ना। तो ये बात लिखा गया है, धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण, उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में, देखिए सवाल पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धाड़ी विकास की बात सबसे पहले कब की गई थी, तो 1987 में की गई थी। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED, ठीक है, ये संस्था है, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट दिया था। अब वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया, यानी कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है WCED द्वारा जारी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, इसको ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, इसी में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। उसके बाद सबसे पहले जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है, वहीं पर एजेंडा 21 के तहत इसमें पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था, सतत विकास था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मुद्दा बना ना, वो कब बना, 2002 में जोहान्सबर्ग जो हुआ था। इसको क्या कहा जाता है, रियो +20, यानी कि 1992 के 20 साल बाद, ठीक है, 2012 में, ठीक नहीं सॉरी, ये 2002 की बात हो रही है, यानी कि इसको रियो 10 कहा जाता है, यानी कि रियो के 10 साल बाद। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, चाहे WCED कहिए या ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, इसका शीर्षक क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। के अनुसार सतत विकास अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित एवं संरक्षित की जा सके। ठीक है, इसको टिकाऊ विकास भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसमें सवाल क्या है। पहला देखिए, कथन है कारण है। ठीक है, कथन कारण का सवाल है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक, सतत सतत विकास जो वही हम लोगों ने अभी जब चर्चा किया। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात तो सही है, महत्वपूर्ण तो है ही। क्यों महत्वपूर्ण है, कारण यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, क्या कारण, ये सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विषय से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, और ये सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये कल्याण हेतु, मानव के समाज कल्याण हेतु, क्योंकि वह भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो ठीक, इसमें से क्या सही होना चाहिए, ये तथा दोनों दोनों सही है, तथा दोनों सही है, तथा RA की सही व्याख्या करता है, ये सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित एवं संदिग्ध की जा सके। ठीक, वही व्याख्या लिखा गया जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल दूसरा।
वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धाड़ी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था वही जो हम लोगों ने देखा था, WCED, ठीक है। WCD जो संस्था है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया था। तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक क्या था, आवर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये रिपोर्ट कब WC द्वारा कब 1987 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। और जिसे क्या कहा जाता है, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। अब ये ब्रटलैंड रिपोर्ट है, इसको कहा जाता है आवर कॉमन फ्यूचर, इसी नाम से प्रकाशित हुई थी कब 1987 में। इसी रिपोर्ट में सबसे पहले पहले बार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धाड़ी विकास की बात की गई। तो वही पूछ रहा है इसकी चर्चा कब से प्रारंभ हुई, किस रिपोर्ट के द्वारा। रिपोर्ट का नाम क्या, प्रतिवेदन था, तो आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनको क्रॉनिकल वे में आपको सजाना है, ठीक है। देखिए चलिए, सबसे पहले रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। आप जानते हैं रियो में, रियो कहाँ है, ब्राजील में है। ब्रटलैंड नायक रिपोर्ट, ये अभी हम लोगों ने देखा। आवर कॉमन फ्यूचर ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1987 में प्रकाशित हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब समझौता हुआ था, तो 1989 में हुआ था, ठीक है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। तो चलिए देखिए, अब इसको क्रॉनिकल वे में लगाना है, यानी कि कालक्रम की दृष्टि से इसको सजाना, सबसे पहले कौन हुआ था और सबसे बाद में कौन हुआ था, इसको क्रम से। तो 1972 वाला पहले हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन सबसे पहले। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया, तीनों में दिया है, तो तीनों हो जाएगा, पहला कट हो जाएगा क्योंकि पहले में चौथा ऑप्शन नहीं है। 1972 के बाद फिर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, 87, यानी कि दो हो जाएगा, दो ऑप्शन इसमें है, देखिए इसमें नहीं है दो ऑप्शन, इसलिए एक कट हो गया, ठीक है। ये बचा ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि दो से ही मिल गया हमको उत्तर। फिर तीसरा हो गया आपका 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, वहाँ पे समझौता हुआ था सम्मेलन, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपका तीसरा हो गया। फिर सबसे लास्ट में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये 1992, जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो कहाँ है, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक शहर है। इस तरीके से यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वही पर दिया है यहाँ पर व्याख्या में आपका, इस तरीके से चारों दिया है। चौथा देखते हैं क्वेश्चन, धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसके उपयोग की या प्रयोग की बात होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की बात होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ये हो जाएगा, ठीक है। वही है, इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है। पांचवा देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का यानी कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण होना चाहिए, हाँ सही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण होना चाहिए, जो है पॉल्यूशन पर कंट्रोल होना चाहिए, निर्धनता को घटाना, ठीक है। ये सतत विकास के लिए देखिए, निर्धनता को घटाना, ये और बी तो एकदम सही है। निर्धनता को घटाना ये तो ना मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ए बी और बी, ए और बी दोनों को हमको ऑप्शन में रखना है आंसर में। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों को रखना है। तो सी थोड़ा बहुत तो सही है, एकदम सही नहीं है। सी को अगर हम लोग रख लेंगे उत्तर में, तो भी उत्तर सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। तो देखिए क्योंकि पर्यावरणीय विकास का संबंध कहीं ना कहीं जो है मानव विकास से संबंधित होता है, और मानव विकास के तहत निर्धनता को घटाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। वही व्याख्या लिखा है, व्याख्या में कुछ अंदर कोई फैक्ट नहीं, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रकृति में कार्बन चक्र, अगला चैप्टर आ गया। प्रकृति में एक कार्बन चक्र है और दूसरा क्या है, जल चक्र है। पर्यावरण विभिन्न जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बना है, ये घटक आपस में अंतर क्रिया करते हैं। सामान्यता
देखिए, ये आपस में अंतर क्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतर क्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र क्षमा करिएगा दोस्तों। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। दो तीन चीजें फैक्ट है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, पूरा हम लोग पढ़ेंगे नहीं। देखिए, ज्ञातव्य कार्बन पृथ्वी पर, यहाँ देख लीजिए, इस चीज को याद रखना है, कार्बन पृथ्वी बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। मूल रूप इसका क्या है? ग्रेफाइट है और हीरा है। यौगिक, देखिए कार्बन क्या है? कार्बन यौगिक के रूप में भी पाया जाता है, या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर मंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्न पर, कोई विशेष बात नहीं है नोट्स में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? यानी कि ऐसी क्रिया बताइए जिससे पृथ्वी के जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। देखिए, शोषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा ही जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी प्रकार के जीव होते हैं ना, वो श्वसन श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को शरीर में लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये पहला हो जाएगा शोषण। शोषण के द्वारा कार्बन
छोड़ा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी जाती है किसमें, वायुमंडल में, कार्बन चक्र में। ठीक है। दूसरा ज्वालामुखी क्रियाएं, देखिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें रिलीज होती हैं, और इन गैसों में महत्वपूर्ण गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके द्वारा भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित की जाती है। तो ये हो गया जैविक पदार्थों का अपक्षय, यानी कि जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके अपक्षय से भी, यानी कि उनके सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है या कार्बन वायुमंडल में रिलीज होती है। तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ये नहीं आ जाएगा। 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 ऑप्शन कौन सा है आपका, सी वाला। देखिए यहाँ उत्तर भी दिया है सी। देखिए ये आईएएस का सवाल है, आईएएस प्री 2014 और 2011 में पूछा गया है। देखिए वही व्याख्या में लिखा गया है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका कहना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ना कि रिलीज करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो श्वसन से बढ़ता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड तो विमोचित नहीं होती, ना तो इसको छोड़ा जाता है ना तो रिलीज होता है। आपका हो जाएगा जैविक पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया, तीनों हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, तो आप जल चक्र में जानते हैं। ठीक है, सौर विकिरण यानी कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर, यानी कि जहां जहां जल होता है, नमी होती है, सब जगह पर जहां जहां ये पृथ्वी का प्रकाश पहुंचता है, तो तापमान जितना ज़्यादा होता है, उसके बाद एक प्रक्रिया आरंभ होती है जिसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो है ऐसा क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, ये जलीय क्षेत्र है, और जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश ये है, अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वाष्पीकरण होता है। ठीक है, जब जल ये गर्म होता है तो वाष्प के रूप में ये जो वायुमंडल में हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ये वाष्पीकरण की क्रिया हो जाएगी। ये क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण की क्रिया कहलाएगी। ठीक, जब ये वाष्प बनकर ये जल ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर बाद में यही जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं ये संघनित हो जाएंगी। ठीक है, फिर संघनन की क्रिया के द्वारा ये वर्षा के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में धरातल पर या कहीं भी आकर गिरेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जल चक्र है, एक प्रकार से आपका क्या जल चक्र है। ठीक है, फिर पुनः ये कहाँ चले जाएंगे, नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्र में जाके जल इकट्ठा होंगे। ठीक है, फिर से यही पुनः जो वाष्पीकरण होगा। ठीक है, फिर ये संघनन होगा, संघनन होगा। ठीक, इस तरीके से क्या एक चक्र चलता रहेगा। तो इसी को कहा गया सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, जल चक्र में होती है। व्याख्या में देखिए कुछ लिखा है, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, चलिए देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में नमी। ठीक है, अगर वायुमंडल में जितनी ज्यादा नमी होगी, वर्षा की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है। अगर नमी कम है तो वर्षा की संभावना बहुत कम होती है। आप जानते हैं जो आर्द्र प्रदेशों में वर्षा ज्यादा होती, क्यों ज्यादा होती, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में नमी या आर्द्रता ज्यादा होती है, जबकि शुष्क प्रदेशों में जो है वहाँ के वायुमंडल में नमी कम होती है, आर्द्रता कम होती है, इसलिए वहाँ पर वर्षा की संभावना बहुत कम होती है। ठीक, तो आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी वहाँ पर।
ठीक है, जल चक्र नहीं, ये तापक्रम नहीं, ये वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, जितना ज्यादा वायुमंडल में नमी होगा वर्षा ज्यादा होगी। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, कई प्रतिरूपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, ठीक है, कई यानी कि जो पौधों का रोपण किया जाता है उनमें से कई नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, कारण क्या है, नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। यह आवश्यक नहीं है कि नई मिट्टी में खनिज पदार्थ ना रहे। ठीक, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। ठीक है, मूल रोम यानी कि जो उनकी जड़ें होती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेती हैं। तो क्या इस वजह से पौधे नहीं बढ़ पाते हैं? ये भी इतना सही नहीं है। ठीक है, सी देखते हैं, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब उनका रोपण किया जाता है उसी समय अधिकांश मूल रोम, ठीक, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये क्या है, आपका पौधा है। आप देखेंगे पौधे के यहाँ पर नीचे बहुत छोटी छोटी जड़ें होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है, तो यही क्या है, जब लगाया जाता है उसी समय जो है इनकी जड़ें जो नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि तब ये पौधे अधिक तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए अगला चैप्टर देखिए आ गया है। अगला चैप्टर क्या है, वायुमंडल। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। रासायनिक संगठन तीन प्रकार का होता है। एक तत्व होते हैं, ठीक है, जब तत्व अपने मूल रूप में होते हैं, यानी पदार्थ जब अपने मूल रूप में होते हैं, उनका उनका विखंडन नहीं किया जा सकता, तो वो तत्व कहलाते हैं। यौगिक क्या होते हैं, जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उनको यौगिक कहा जाता है। मिश्रण कब कहा जाता है, जब वही जो है निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते तो उनको मिश्रण कहा जाता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उप विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में होते हैं। ठीक है, यानी कि यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O, ठीक है, H2O क्या है, एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसे क्या है, वायु मिश्रण है, जबकि जल क्या है, एक यौगिक है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसें, यानी चारों तरफ जो गैसें होती है ना, उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती है। गैसों का मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के आधार अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में, 78.08% होती है। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गैस है वो कितनी है, ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा कितनी होती है, 20.95% होती है। फिर तीसरी गैस कौन सी, आर्गन, 0.93% होती है। उसके बाद तब छोटी छोटी गैसें होती हैं जिनकी मात्रा कम होती है। सबसे ऊपर देखिए हल्की गैसें होती हैं वायुमंडल में, जितना ऊपर जाएंगे हल्की गैसें होती हैं, और हल्की गैसों की मात्रा और कम होती है। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, अभी हम लोगों ने देखा था, यौगिक नहीं है। जल एक क्या है, एक यौगिक है। मिश्रण किसे कहते हैं, जब मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। यौगिक किसे कहा जाता है, जब वही निश्चित अनुपात में थे तो यौगिक कहा जाता है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। चौथा देखिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो आप जानते हैं रेडान गैस नहीं पाई जाती, हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, रेडान गैस वायु में नहीं पाई जाती है। रेडान क्या है, एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है।
इसकी मात्रा शुष्क वायु में नगण्य होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो आप कितना जानते हैं? 20.95%। ठीक है, इसके करीब कौन सा ऑप्शन सही है? 21%। अच्छा, नाइट्रोजन पूछा है, तो नाइट्रोजन 78.08% है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये डी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इतना लिखा हुआ है। वातावरण सर्वाधिक प्रतिशत है, सर्वाधिक तो नाइट्रोजन का ही है। हवा में जिस गैस की सबसे अधिक मात्रा है, तो कौन सा? नाइट्रोजन का ही है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां या पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी वनस्पतियां हैं वे सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करते हैं। तो जो पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा नहीं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होगा, इसलिए ये गैस सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, जो जीवों के लिए उचित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना इनका मुख्य कार्य है। शोर का अवशोषण करना, यानी कि जो ध्वनि होते हैं ना उसका भी अवशोषण करते हैं। आप जानते हैं कि रोड के किनारे जो है पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, पेड़ क्यों लगाए जाते हैं रोड के किनारे? इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये जो है ध्वनि को अवशोषित कर सके। जो मोटर गाड़ियां, जो वाहन है ना, इनके वाहनों की आवाज को क्या कर सके? ये अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए पेड़ के किनारे, ये सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। आप जानते हैं इनको ग्रीन मफलर भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन मफलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अवशोषित करने का काम करते हैं, किसके? ध्वनि को। वही व्याख्या में लिखा गया है यहाँ पर। देखिए, अगला चैप्टर आपका है पर्यावरण सुरक्षा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें पर्यावरण सुरक्षा में। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ठीक है, देखिए एक शब्द होता है उत्कर्ष और दूसरा शब्द होता है अपकर्ष। ठीक है, इसका मतलब अवनयन। एक होता है उन्नयन और दूसरा होता है अवनयन। ठीक है, जब पर्यावरण का ह्रास हो तो वही इसे क्या कहेंगे? अपकर्ष कहेंगे। तो पर्यावरण का ह्रास से अभिप्राय क्या है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण से निम्नीकरण। ठीक है, सही है। जो पर्यावरणीय गुण है उनका क्या हो जाए? निम्नीकरण हो जाए। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ठीक है, मानवीय जो मानव या इंसान लोग हैं क्या करें? वो प्रकृति के अनुरूप जो कार्य ना करें, इसके विपरीत करें, जैसे पेड़ पौधे काटें। ठीक है, पृथ्वी का नुकसान पहुंचाएं, जीव जंतुओं का नुकसान पहुंचाएं, तो इससे क्या होगा? पर्यावरण का उन्नयन होगा ही, पर्यावरण का नुकसान क्षरण होगा ही। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन है, सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि तीनों सही है। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरणीय अपकर्ष कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों का संग्रहण। अपक्षय का मतलब आप जानते हैं कि ह्रास या क्षरण, उनका जो है क्षरण, यही अपक्षय होता है। मौसम में दैनिक परिवर्तन ये नहीं है। ठीक, मौसम में दैनिक परिवर्तन अपक्षय नहीं है। ये प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, जैसे जो कोई अगर चट्टान होता है, तो चट्टान पर गर्मी पड़ती है, वर्षा पड़ती है, जल की बूंदें पड़ती है। और चट्टान अगर बहुत अधिक ठंड ठंड पड़ती है तो चट्टान सिकुड़ जाती है। और वही ग्रीष्म काल में जो उसमें जो है फैलने लगती है चट्टान, इस तरीके से फिर वर्षा, उस पे वर्षा की बूंदें पड़ती है। इस तरीके से तमाम जो जलवायु से संबंधित क्रियाएं उसमें होती है, मौसम से संबंधित, इस क्रिया के द्वारा फिर क्या होता है? जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, ठीक है, इनका घिसावट होता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। अच्छा, अक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन या वियोजन द्वारा ढीली पड़कर या विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। ठीक है, तभी तो आप जानते हैं कि एक प्रकार का जो पर्वत होता है अपशिष्ट पर्वत, आप सुने होंगे अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत क्या होता है? जब यही पर्वत जो होता है सामान्य पर्वत, ठीक है, अगर वो क्या घिस पिट जाता है तो इसका जो नुकीला भाग है ये समाप्त हो जाता है। जब नुकीला भाग समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जो नीचे का भाग बचा होगा, ठीक है, वही क्या है? अपशिष्ट कहलाता है। ये जो इनकी जो चोटियां हैं क्यों घिसती पिटती हैं? ठीक, क्योंकि
अपक्षय अपवर्तन की क्रिया होती है, ठीक है ना। एक भौतिक क्रिया होती है और ज्यादातर जो है भौतिक प्रदर्शन में देखी जाती है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धाड़ी विकास पर्यावरणीय सुरक्षा से इसका संबंध है। आपका गरीबी कम करना, कागज के थैलों का प्रयोग करना। कागज के थैलों का अगर प्रयोग करेंगे, अगर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करेंगे, कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा? पर्यावरण का संरक्षण होगा। ठीक, वातानुकूलन, ठीक, एसी इत्यादि ये सब क्या है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। एसी का नहीं प्रयोग किया जाए ज्यादातर, क्योंकि आप जानते हैं इससे गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। गरीबी कम करना इससे सीधा रिलेट नहीं करता है, गरीबी कम करना, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए सही। देखिए बी ऑप्शन दिया भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट इस पर जो धाड़े विकास वाले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।